हाउ कैन वी ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिसाइड द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन डिस्कस्ड अबाउट देयर इज अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड देयरफॉर फॉरेस्ट आर कट। हमने अभी जो डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ पढ़े थे उसके अलावा भी कई सारे कॉजेज़ होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। जैसे ट्रीज़ की हमें ज़रूरत होती है पेपर बनाने के लिए, तो अगर पेपर बनाना है तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा। डू यू नो दैट फॉर मेकिंग 1 ton ऑफ पेपर 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड। क्या आपको पता है अगर हमें 1 टन पेपर बनाने तो उसके लिए हमें 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज़ को काटना पड़ेगा। सो डू वी स्टॉप यूजिंग पेपर। तो क्या हमें पेपर का यूज़ करना ही बंद कर देना चाहिए। नो वी शुड। Therefore, ensure that we do not waste paper and write on both sides of paper. This will reduce the consumption of paper. हम पेपर का यूज़ तो बंद नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, पेपर का जो यूज़ है वो अच्छे से करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना है पेपर को। पेपर के दोनों तरफ हम लिखेंगे, इससे क्या होगा, हम कम पेपर में ही हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट कर पाएंगे। पेपर इज़ रिसाइकल्ड। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times फॉर यूज़। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज़ अ गुड अल्टरनेटिव। जो पेपर होता है उसको रिसाइकल कर दिया जाता है, मतलब उसको फिर से नया बनाया जा सकता है, और एक बार एक जो पेपर है उसको हम 5 to 7 टाइम रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है पेड़ पौधों को बचाने का। दिस नॉट ओनली सेव्स ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। इससे ये सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बचाता, इसके साथ साथ हमें जो एनर्जी या वाटर चाहिए होता है पेपर बनाने के लिए वो भी बच जाता है। अनदर एडवांटेज इज़ दैट द यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल इन पेपर मेकिंग इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि जो हार्मफुल केमिकल यूज़ होते हैं पेपर को बनाने के लिए उनका यूज़ भी कम हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन कैन बी ओवरकम बाय रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को हम कम कैसे कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन से। रिफॉरेस्टेशन मतलब हम फिर से वापस बहुत सारे नंबर में ट्रीज़ वहाँ पर लगाएंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉरेस्टेशन इज़ टू रीजनरेट द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रीजनरेशन का मेन जो एम है, जो उद्देश्य हमारा उसके पीछे वो ये है कि जो फॉरेस्ट हमने डिस्ट्रॉय किया है उसको हम फिर से नए प्लांट लगाकर बनाएं। इन इंडिया वी हैव द फॉलोइंग एक्ट्स एम्ड एट preservation and conservation of forest and to meet the basic needs of the people living in and around the forest area। हम जो ये रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो फॉरेस्ट है वो प्रिजर्व हो सके, हम उनका संरक्षण कर सकें, या फिर हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी फुलफिल किया जा सके। इसके लिए दो चीज़ें करी हुई है। एक तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया हुआ है, ये 1927 में बनाया गया था, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया है, 1972 में बनाया गया था, और इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए थे 1991 में। प्रोटेक्टेड एरियाज़, वाइल्ड लाइफ को कंट्री के अंदर हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1972 में। इस एक्ट के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया है जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व, ये बनाए गए और गवर्नमेंट इनको मेंटेन करके रखती है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर नेशनल पार्क, सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व भी आते हैं। फिर नेक्स्ट है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वो प्रोटेक्टिव एरियाज़ हैं जिनको वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। ये इस्टेब्लिश करे जाते हैं गवर्नमेंट, इससे आपको कोर्ट से, लेजिस्लेचर कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो ही हम कोई नेशनल पार्क बना सकते हैं। ऐसे एरिया के अंदर कोई भी एक्टिविटी जैसे कि फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन, इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे परमिट नहीं होती है। इसके अंदर हम कोई भी जानवरों को घास खिलाने के लिए या अंदर कुछ खेती करना या कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते हम वहाँ पर। प्राइवेट ओनरशिप भी यहाँ पर अलाउ नहीं होती। प्रोटेक्टेड एरियाज़ और नेशनल पार्क में सारी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट की लीगल परमिशन के बिना वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी दूसरी नहीं करी जा सकती है। कोई भी हैबिटेट मैनिपुलेशन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती नेशनल पार्क में। मतलब नेशनल पार्क जैसा है वैसे ही रहेगा, हम उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जिससे कि उसका जो नेचुरल कंस्टिट्यूएंट है वो चेंज हो।
द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन कंट्री इज़ 110। हमारे इंडिया के अंदर टोटल कितने नेशनल पार्क है? 110 नेशनल पार्क है और ये 3400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं इंडिया का जो भी एरिया है उसका लगभग 1% है ये। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है इंडिया में उनके नाम दे रखे हैं, आपको ये 7 नेम्स लर्न करने हैं। यू हैव टू लर्न दिस। जैसे फर्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में। आपको इनके नाम और ये कहाँ पर प्रेजेंट है ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेंचुरी। इन अ सेंचुरी प्रोटेक्शन इज़ गिवन ओनली टू एनिमल्स। सेंचुरी के अंदर किसको प्रोटेक्ट किया जाता है? सिर्फ एनिमल्स को। जबकि नेशनल पार्क जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ के लिए होते हैं, उसके अंदर प्लांट और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, जबकि सेंचुरी में सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक्टिविटीज सच एज हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर अलाउड सो लॉन्ग एज दीज एक्टिविटी डू नॉट इंटरफियर विद द वेल बींग्स ऑफ एनिमल्स। ये जो सेंचुरी होती है ये सिर्फ एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए है, तो इसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे कि टिम्बर लकड़ी के लिए वहाँ पर हम पेड़ों को नॉर्मली काट सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे फॉरेस्ट के हमें कुछ प्रोडक्ट है, गम है, रेजिन्स है, उनको वहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है। ये जो एक्टिविटीज़ है उसी हद तक वहाँ पर परमिट होती है जिससे कि एनिमल्स को कोई हार्म नहीं हो या एनिमल्स की जो नॉर्मल लाइफ है उसके साथ कोई भी दखल नहीं हो। किलिंग, पॉचिंग ऑफ, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। उस सेंचुरी के एरिया में हम किसी भी एनिमल को किल नहीं कर सकते, ना ही किसी एनिमल्स को पकड़ के बंदी बना सकते हैं। द नंबर ऑफ सेंचुरीज इन आवर कंट्री इज़ 543। हमारी कंट्री के अंदर कितनी सेंचुरीज़ है? 543, जबकि नेशनल पार्क कितने हैं? 110। दीज कवर्स अबाउट 1,07,310 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 3.2% ऑफ कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया। जो सेंचुरी है वो हमारे कंट्री का 3.2% एरिया कवर करती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज़ के बारे में हमें दिया हुआ है नीचे टेबल के अंदर। द नंबर ऑफ रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर इन पीपल आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिनके अंदर जो लोग हैं वो भी उसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। देयर आर मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज बीइंग डेवलप्ड टू। बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है उसके पीछे वो मल्टीपर्पज़ होता है। वो सिर्फ एक, जैसे सेंचुरी में हमने पढ़ा था सेंचुरी सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, वैसा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नहीं होता है। बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के पीछे जो कारण होते हैं वो होते हैं बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व करना, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना, और ट्राइबल लोग जो होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, उनको अलाउ किया जाता है कि वो उस बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया में रह सके। बायोस्फीयर रिजर्व हमें जो उस एरिया का जो कल्चर है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपको ये टेबल गिवन है, ये टेबल भी आपको लर्न करनी है। इसके अंदर हमें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जल्दापोना, ये वेस्ट बंगाल मैदरीहाट में है। इसके अंदर एरिया आता है 1555 और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स मिलते हैं वो है राइनोसेरस, एलिफेंट, टाइगर, गौर, डियर, सांबर। गाना बर्ड बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भरतपुर राजस्थान में है। इसका एरिया 29 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे एक्वेटिक माइग्रेटरी बर्ड्स मिलती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाती है, जैसे कि साइबेरियन बर्ड्स। मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आसाम में हिमालयाज़ के आसपास मिलता है और यहाँ पर वाइल्ड बफेलोज़ मिलती है जिनकी लॉन्ग हॉर्न, उनके सींग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। टाइगर, पैंथर, गौर, ये सब एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट है टारोबा। टारोबा नागपुर में है
और ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एनिमल मिलता है वो है टाइगर। नेक्स्ट इज़ चिल्का। चिल्का में है ओडिशा में। इसका जो एरिया है वो है 900 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे कई सारे बर्ड्स मिलती है जैसे कि वाटरफॉल्स, डक्स, क्रेन्स, गोल्डन प्लोवर्स। ये कुछ बर्ड्स के नाम है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में मिलती है। बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था, ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस एरिया में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये हमें वहाँ उस एरिया का कल्चर जो है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया लाइक नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इन इट। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, कई बार उसके अंदर नेशनल पार्क और सेंचुरीज भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क named Satpura and 2 wildlife sanctuary named बोरी एंड पंचमारी। जैसे जो पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर एक नेशनल पार्क भी आता है, सतपुरा नेशनल पार्क, और बोरी और पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। जैसे इसका हमें यहाँ पे मैप गिवन है बायोस्फीयर रिजर्व का। इसका अगर देखोगे तो यहाँ पे बोरी सेंचुरी आ रही है, सतपुरा नेशनल पार्क आ रहा है और पंचमारी सेंचुरी भी आ रही है। तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है। नेक्स्ट इज एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। पहले हमने पढ़ा था एक्सटिंक्ट और थ्रेटन्ड स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो इस वर्ल्ड में ख़त्म हो चुकी है, और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर होती है। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज़। स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज़। ऐसे स्पीशीज़ प्लांट या एनिमल की जो सिर्फ एक फिक्स एरिया में ही पाई जाती है वो कहलाती है एंडेमिक स्पीशीज़। इसकी डेफिनेशन को आपको अंडरलाइन करना है। दीज स्पीशीज़ आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। तो वो फिक्स एरिया में ही मिलेगी, दूसरे किसी एरिया में ये स्पीशीज़ नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल है जैसे इसका पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ एंडेमिक प्लांट्स मिलते हैं जैसे कि सैल, वाइल्ड मैंगो, और एंडेमिक फोना भी मिलते हैं जैसे कि बाइसॉन, इंडियन जाइंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ने वाली गिलहरी जो होती है, स्क्विरल मतलब गिलहरी होती है। तो ये इस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलती है, इसके अलावा बाहरी और किसी एरिया में नहीं मिलती है। तो ऐसी स्पीशीज़ क्या कहलाएगी? एंडेमिक स्पीशीज़। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो है वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। Endangered species. These species are represented by fewer individuals because of unfavorable factors. If the same factor continues, these species would become extinct soon. Example: Indian rhinoceros, Asiatic lion, Asiatic wild ass, crocodile, blue whale, great Indian bustard. ये जो स्पीशीज़ होती है इसकी हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ही कम बची है, कुछ ही गिने चुने इंडिविजुअल बच्चे होते हैं इन स्पीशीज़ के। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अनफेवरेबल फैक्टर्स है, अनफेवरेबल जो कंडीशन थी जिसके कारण ये स्पीशीज़ जो है इसके ज़्यादा तक नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल डेथ हो चुकी है उनकी, और अब कुछ ही इंडिविजुअल बचे हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना होता है। अगर सेम फैक्टर मान लो कंटिन्यू रहते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी इस दुनिया से। इसके एग्जांपल है इंडियन राइनोसेरस, एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक वाइल्ड एस, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये है कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के एग्जांपल। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। नाम से पता चल रहा है ये क्या किस लिए बनाया गया है? टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। Project Tiger, launched in 1973 to 1974, is one of our most successful conservation venture in the recent time. पिछले टाइम में ये जो प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था ये सक्सेसफुल है। इससे हमने टाइगर्स के जो नंबर हैं उनको प्रोटेक्ट किया है। An estimate of the tiger population in India at the turn of the century placed the figure up to 40,000. Subsequently, the first ever All India Tiger Census was conducted in 1972, which revealed the existence of only 1827 tigers. पहले एस्टिमेट ये था कि इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर
टोटल 40,000 के लगभग टाइगर्स हैं। लेकिन जब पहली बार इसका सर्वे किया गया था 1972 में, तो ये पाया गया कि सिर्फ 1827 टाइगर्स ही हमारे इंडिया के अंदर है। Initially, 9 tiger reserves were established in different states during the period 1973 to 1974 by pooling the resources available with the central and state governments. तो जब पता चला कि पहले 40,000 थे, अब तो इतने से ही बचे हैं, तो शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे अलग अलग स्टेट में इन ईयर्स में, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो रिसोर्सेज थे वो लिए गए थे ताकि हम इन टाइगर रिजर्व्स को अच्छे से मेंटेन कर सकें। The WWF has given an assistance of $1 million in the form of equipment, expertise and literature. जो WWF है उसने $1 मिलियन रुपए दिए थे इंडिया को, जिससे कि जो कि इक्विपमेंट, कुछ सामान, एक्सपर्टाइज लोग थे जो कि इनके कंजर्वेशन में हेल्प करें, और कुछ लिटरेचर के फॉर्म में थी जो कि हमारे इन टाइगर के कंजर्वेशन में हेल्प कर सकती थी। द वेरियस स्टेट्स आर ऑल्सो बियरिंग द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ गिविंग अप द फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस इन द रिजर्व्स। पहले तो वो एरिया क्या था, ओपन एरिया था, उसके अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ करी जा सकती थी, लेकिन जब इनको टाइगर रिजर्व में चेंज कर दिया तो कई सारे स्टेट्स को नुकसान भी हुआ, बहुत सारा लॉस झेलना पड़ा उनको। The main achievement of these projects are excellent recovery of the habitat and consequent increase in the tiger population in the reserve area from a mere 268 in 9 reserves in 1972 to 2,967 in 50 reserves in 2018. ये जो हमने टाइगर रिजर्व सेटअप करे थे, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट था वो मेंटेन रहा, रिकवर हो गया फिर से, और टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो भी रिजर्व्स के अंदर बढ़ने लगी। 1972 में 268 टाइगर ही थे 9 रिजर्व के अंदर, जबकि 2018 में 50 टाइगर रिजर्व्स बना दिए गए थे और उसके अंदर 2,967 टाइगर प्रेजेंट थे। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम एंड आउटस्टेशन पेट्रोल कैंप्स हैव बीन डेवलप्ड विद इन द टाइगर रिजर्व, ड्यू टू विच पोचिंग हैज़ डिक्लाइंड कंसिडरेबली। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे कि अपने फ़ोन का सिस्टम होता है ना, वैसे वायरलेस सिस्टम बनाया गया था जिससे आपस में एक दूसरे से बात करी जाए, और उसके अंदर कैंप भी, टाइगर रिजर्व इसके अंदर कुछ कैंप लगा के लोग भी रहते थे जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे। इससे क्या हुआ कि वहाँ जो लोग रहते थे और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे, बातचीत कर पाते थे। इससे जो लोग इलीगली एनिमल की पॉचिंग कर रहे थे, पॉचिंग मीन्स एनिमल को मार रहे थे, वो भी बंद हो गया। फायर प्रोटेक्शन इज़ इफेक्टिवली डन बाय सुटेबल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर। वॉलंटरी विलेज रिलोकेशन हैज़ बीन डन इन मैनी रिजर्व, स्पेशली फ्रॉम द कोर एरिया। कई सारे फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन भी वहाँ पे किया गया, कई सारे प्रिवेंटिव मेजर लिए गए, और जो वॉलंटरी वहाँ पर जो आसपास उस बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के एरिया में जो लोग रहते थे, जो विलेजेस वहाँ पर थे, उन विलेजेस को पूरा का पूरा खाली करवा के एक नई जगह पर शिफ्ट किया गया, ताकि जो हमने टाइगर रिजर्व में जो नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करा है एनी टाइगर के लिए, वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो। नेक्स्ट इज़ रेड डेटा बुक। IUCN के बारे में हमने पढ़ा था। IUCN जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, पहले इसको IUCN बोला जाता था, अब इसको WCU बोला जाता है। ये एक रेड डेटा बुक मेंटेन करती है जिसके अंदर सारे थ्रेटेंड स्पीशीज़ जो है प्लांट्स और एनिमल्स की, उनका रिकॉर्ड होता है, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्शन के डेंजर पर है। ये जो बुक है इसके अंदर 3000 एनिमल्स हैं, और प्लांट्स जो है उनका नंबर तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, लगभग 20,000 के आसपास। इस बुक के अंदर 497 मैमल्स की लिस्ट है, 1937 बर्ड्स की लिस्ट है, 343 फिशेस, 50 एम्फीबियंस, 170 रेप्टाइल्स एंड 1355 इनवर्टिब्रेट्स की लिस्ट है। ये मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये जो है वो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है। हायर क्लासेस के अंदर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे कि ये क्या होते हैं। इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ इन दिस बुक।
और इन मैक्सिमम नंबर जो है थ्रेटेंड स्पीशीज़ का इस बुक के अंदर वो इंडिया का है। द नंबर ऑफ थ्रेटेंड प्लांट इज़ 474 वाइल दैट ऑफ एनिमल इज़ ओवर 100। इसके अंदर जो थ्रेटेंड प्लांट दिए गए इंडिया के वो है 474 और लगभग 100 के से ऊपर एनिमल्स दिए हुए हैं जो कि इंडिया के थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट, इंडियन पोडोफाइलम, स्नो ऑर्चिड, ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। अ ग्रीन बुक हैज़ ऑल्सो बीन पब्लिश्ड विच हैज़ अ लिस्ट ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन प्रोटेक्टेड एरियाज। रेड डेटा बुक के अलावा IUCN ने एक ग्रीन बुक और बनाई है जिसके अंदर उन प्लांट्स की एनिमल लिस्ट होती है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया में ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट होता है, स्पेशली ये बर्ड्स और फिश में होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है सीजनल चेंजेस के कारण या फिर उनका जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो इट इज़ द मूवमेंट विच मे बी आइदर सीजनल और एज अ पार्ट ऑफ सिंगल लाइफ साइकिल मेनली सीन इन बर्ड्स एंड फिश ड्यू टू विच दे मूव टू डिस्टेंट ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड्स। ये इसकी डेफिनेशन गिवन है हमें माइग्रेशन की, इसको अंडरलाइन कर लो। माइग्रेशन क्यों किया जाता है? ब्रीडिंग के लिए, मतलब उनके जैसे ही उनकी लाइफ साइकिल मेंटेन करने के लिए, वो अब ताकि अपने जो एग्स हैं या उनके जो बेबीज़ हैं उनको बर्थ दे सके, उसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं। बहुत ही लंबे लॉन्ग डिस्टेंसेस ये ट्रैवल करते हैं। या फिर फीडिंग के लिए पर्टिकुलर अगर सीज़न ऐसा हो जाता है जहाँ पर वो उस एरिया में उनको फूड अगर अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते हैं ताकि उनको खाने की चीज़ें मिल जाए। बर्ड्स का जो माइग्रेशन होता है डिस्टेंट प्लेसेस पर, उसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर मान लो बर्ड्स ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर मंथ में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तो वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ऐसे एरिया में, ऐसी कंट्री में मूव कर जाती है जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन उसके फेवरेबल हो। एग्स ले करने, सेफ प्लेस पर एग्स ले करने के लिए भी जो फिशेस है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाती है, माइग्रेशन करती है। या फिर ऐसे एरिया में जाना जहाँ पर उनकी फीडिंग और ब्रीडिंग का ध्यान रखा जा सके, तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाती है। दिस माइग्रेशन इज़ अ रेगुलर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स दैट अकर एट द सेम टाइम एंड प्लेस ईच ईयर। ये जो माइग्रेशन होता है ये रेगुलर मूवमेंट होता है एनिमल्स का, जो हमेशा सेम टाइम पर होता है और सेम प्लेस पर होता है हर साल। द एनिमल्स लीव एन एरिया एंड रिटर्न टू द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। ऐसा नहीं है कि वो किसी नई जगह पर जाएंगे और वहीं पर सेटल हो जाएंगे। वो सिर्फ कुछ मंथ के लिए, कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी वहाँ पर जाते हैं। जब वापस से सिचुएशन फेवरेबल होती है तो वापस वो अपने नेटिव प्लेस जहाँ से वो गए थे वहीं पर लौट आते हैं। माइग्रेशन ऑफर स्टार्ट्स बिफोर विंटर। जनरली जो माइग्रेशन है वो विंटर से पहले स्टार्ट होता है, और जब विंटर ख़त्म हो जाता है, हमारा जो एरिया है वो वार्म हो जाएगा, तब फिर से जो एनिमल है वो अपनी नेटिव प्लेस पर वापस आ जाएगा। एनिमल्स माइग्रेट टू एन एरिया दैट इज़ वार्म बिकॉज मोर फूड इज़ अवेलेबल इन दोज एरिया। एनिमल्स जनरली वार्म एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं क्योंकि वहाँ पर फूड जो है वो सफिशेंटली अवेलेबल होता है। और इसी रीज़न के कारण साइबेरियन क्रेन्स, ये बिग बर्ड है साइबेरिया की, वो 17,000 किलोमीटर से ज़्यादा स्पेस का ट्रैवल करके हर साल भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कि राजस्थान में है वहाँ पर आती है। इसी तरह आर्कटिक टर्न्स ये माइग्रेट करते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल में हर साल। तो जो माइग्रेशन है वो या तो क्लाइमेटिक चेंजेस को अवॉइड करने के लिए होता है, ब्रीडिंग के लिए होता है, या फिर फीडिंग के लिए होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइग्रेशन। आप इस चैप्टर को ट्वाइस या थ्राइस रीड करना है आपको। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। Choose the correct option. Cutting of forest on large scale is called deforestation. The place of living an organism in environment is called habitat. The species which are on a verge of extinction are called, जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, एक्सटिंक्शन की कगार पर है, वो कहलाती है endangered species. Part of the earth which supports the biodiversity is called, उनको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। द स्पीशीज़ विच हैव बीन लॉस्ट फॉर एवर
ऐसी स्पीशीज़ जो अर्थ के ऊपर से परमानेंटली ख़त्म हो चुकी है वो कहलाती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको एक भी एग्जाम्पल में, एक भी ऑप्शन में वो नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर सी वाले एग्जाम्पल को चेंज करके, ऑप्शन को चेंज करके एनहेंस की जगह लिख लेंगे एक्सटिंक्ट। डायनासोरस आर, डायनासोर्स जो हैं वो दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, इसीलिए वो कौन सी स्पीशीज़ होगी? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, आप उसको कॉपी में करोगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट को बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एटमोसफियर इज द कॉज ऑफ, जब हमारे एटमोसफियर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो वो ये ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। डैश इज द कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन डेजर्टिफिकेशन का कॉज होता है। एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज़, जब नेचुरल हैबिटेट में हम एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, तो वो कहलाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, डैश आर एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स यहाँ पे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबका कंजर्वेशन किया जाएगा, तो वो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज, प्लांट जो मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा, और एनिमल को हम बोलते हैं फौना। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। एंडेमिक स्पीशीज़ आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंडेमिक स्पीशीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं मिलती है, वो पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, इसीलिए ये होगा फॉल्स। सॉइल इरोजन इज़ द कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ये ट्रू है। सॉइल इरोजन जब होता है तो उससे वो बहुत कुछ टाइम बाद वो डेजर्ट में चेंज हो जाता है एरिया। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो उससे वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होता ही है, इट्स ट्रू। डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये फॉल्स है, डिफॉरेस्टेशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेशनल पार्क्स आर द जू टू कीप एनिमल्स इन वास्ट एरिया, नेशनल पार्क जो होते हैं वो जू की तरह होते हैं जहाँ पे एक एनिमल को लंबे एरिया में, बहुत बड़े एरिया में रखा जाता है, इट्स ट्रू। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स मिलते हैं वो कहलाते हैं फ्लोरा। एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले एनिमल्स कहलाते हैं फौना। द स्पीशीज़ नंबर आर डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम होना, तो जो स्पीशीज़ कम होती जा रही है वो क्या कहलाएगी? एंडेंजर्ड स्पीशीज़। रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, IUCN इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखता है रेड डेटा बुक में। रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ है उसको वापस से लगाना क्या कहलाता है? रीफॉरेस्टेशन। लास्ट, एन एरिया ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट साथ में रहते हैं वो कहलाता है इकोसिस्टम। नेक्स्ट, हु एम आई? आई एम अ स्पीशीज ऑफ प्लांट विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया इन अ जोन, स्टेट और अ कंट्री, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है वो क्या कहलाती है? एंडेमिक स्पीशीज़। I am a larger protected area meant for conservation of biodiversity culture of that area, लार्जर एरिया प्रोटेक्टेड जो जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी और कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाता है वो कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको कॉपी में करने हैं। सबसे पहले आप इस पूरे चैप्टर को रीड करोगे 2 से 3 बार, ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए और आप इसके जो भी क्वेश्चन हैं उनको सेल्फ सॉल्व कर सको। थैंक यू।